नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 की खास पेशकश मनी मॉन्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ एक जो खास मेहमान आज मौजूद हैं वो हैं ऑयस्टर कैपिटल के एमडी एंड सीईओ अतुल जोशी जी। उनसे बातचीत करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे, इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे और ग्लोबली जो पिक्चर बन रही है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी9 पर। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी महंगाई घट तो रही है, लेकिन अभी भी जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है, इनफैक्ट जो टारगेट जोन है 6% का, उसके अभी ऊपर ही है। मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस बार रहने का अनुमान है, एल नीनो इम्पैक्ट भी आएगा, यानी कि बारिश कम होगी, तो उस लिहाज से महंगाई कितनी बड़ी चिंता है और कब तक आपको ये जारी रहती हुई दिख रही है? देखिए, 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ऑलरेडी बारिश आ चुकी है, सो काफ़ी सारा हमारा जो क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अनसीजनल की बात, अनसीजनल जो हुआ है पिछले 15 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारे भागों में हमारे काफ़ी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो अनाज के जो भाव है वो तो बढ़ते रहेंगे, ये एक बात हुई। दूसरी बात है, अगर हम देखें आलू, प्याज और टमाटर, ये 3 स्पेसिफिक चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे किसान है उसको 1 रुपया पर किलो नहीं मिल रहा है। और हम क्या भाव में ख़रीद रहे हैं? रिटेल में हम खरीद रहे हैं 40 रुपये किलो। तो जो 1 रुपये से 40 रुपये की जर्नी है, ना तो आरबीआई का कंट्रोल है, ना तो किसान का कंट्रोल है, ना तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इन्फ्लेशन जब हम बात करते हैं तो ये जो पहलू है कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा और रिटेल में प्राइस कम नहीं हो रही, तो ये कैसे आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट से संभालेगी? तो इसकी वजह से आरबीआई को थोड़ा पीछे हट के सोचना चाहिए कि क्या मेरे इंटरेस्ट रेट से रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। और ये चीज़ आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है कि आरबीआई को ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर किसान 1 रुपया नहीं कमाता तो 40 रुपया कौन कमाता है? जो बिचौलिए हैं वो कमा रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट रेट से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई को अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से पॉज करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ की जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम आ रही है। रही बात आरबीआई के टारगेट्स की, जो 2% से 6% और मिड पॉइंट 4% है, तो आरबीआई को अभी वो सोचना चाहिए कि वो जब सेट किया गया था, जो रेंज सेट की गई थी इन्फ्लेशन की, तब ज़माना काफ़ी अलग था। देश का भी सिनेरियो अलग था, दुनिया का सिनेरियो अलग था। तो क्या आज की तारीख में वो रेलेवेंट है या नहीं है? क्या हमको यूएस को फॉलो करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से समय की बात है कि यूएस अपने टारगेट्स चेंज कर देगा इन्फ्लेशन के, 2% को 2.5 या 3% कर देगा। तो क्या हमको ये सोचकर रुकना चाहिए अभी, या अभी से ही उसको देखना चाहिए कि ये एक्चुअली रेलेवेंट नहीं है आज की तारीख में? 6.5% शायद नॉर्मल रहेगा कुदरत के हिसाब से और ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में भी कर देगी तो बहुत ही मेरे ख्याल से स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा देश का और दुनिया का। आपने कहा कि हमें रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए आरबीआई के एंगल से, उस पर मैं आऊँगा, उस पर मैं बातचीत करूँगा। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि ये जो टूल जो रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई को काबू करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेलेवेंट नहीं है, ये नीड ऑफ द आवर नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए, रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया तो क्या उससे इंटरेस्ट रेट कम हो गया? नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से कम हो गया, जो भाव इन्फ्लेशन इसकी वजह से कम हो गया क्योंकि जो हमारी खपत थी अनाज, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, उसकी सप्लाई हमको नवंबर में मिली क्योंकि बारिश इस वक्त काफ़ी लेट तक चली थी। तो जो सारी सप्लाई रुक के बैठी थी वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आ गई और प्राइस कम हो गए। जो आरबीआई की रिपो रेट इंक्रीज़ करने से जो इफ़ेक्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो इंडिविजुअल है, आम आदमी है जिसने कुछ बोरोइंग की है, उसकी ईएमआई बढ़ गई और उसको डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी, उसके हाथ में सेविंग्स करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो इसके लिए वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कम खरीदेगा, वो कार नहीं खरीदेगा, वो गोल्ड नहीं खरीदेगा, वो 2 व्हीलर नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या वो अनाज खाना बंद कर देगा? नहीं करेगा। तो इसकी वजह से जो हमारी अनाज को लेके सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो हमारी सप्लाई साइड इफ़ेक्ट है, ना कि डिमांड साइड। आदमी कुछ ना तो चाय कम पीने वाला है, ना तो वेजिटेबल कम खाने वाला है। जो 2 चपाती खा रहा है वो 2 चपाती ही खाएगा। तो ये इसकी वजह से वो थोड़ा रेलेवेंस कम है। उसकी रेलेवेंस मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन के लिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंसान की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है।
सर आपने ये जो पॉइंट हाईलाइट किया कि टू व्हीलर नहीं बिक रहे, मैं इनफैक्ट ये जो के शेप्ड रिकवरी है इसी के ऊपर आपसे राय लेना चाह रहा था कि जो प्रीमियम गाड़ियां हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर आप कंपेयर करें अर्बन से, शहरी इलाकों से, तो वहाँ पे ज़्यादा चिंता है। खासतौर पे अगर आप देखें टू व्हीलर नहीं बिक रहे हैं या ग्रामीण मांग नहीं आ रही है एज़ कम्पेयर टू शहरी मांग, जो कि अभी भी फ़िलहाल ठीक है। और जो ग्रामीण मांग नहीं आ रही है उसको लेके एफएमसीजी कंपनियाँ भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। लग्जरी गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे वो ज़्यादा बिक रही हैं एज़ कम्पेयर टू छोटी गाड़ियाँ। तो जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, ये जो के शेप रिकवरी है, उसको लेके आपकी क्या राय है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो अमीर है उसको इन्फ्लेशन 10% और 20% हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद उसका जो इनकम सोर्स है जहाँ से उसको आय मिल रही है वो शायद ऐसा है कि इन्फ्लेशन बढ़ते उसकी इनकम भी बढ़ती है, तो उसको एक्चुअली अच्छा है कि इन्फ्लेशन बढ़े। तो इसकी वजह से देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम नौकरी देखें या हम ग्रामीण क्षेत्र में आय का सोर्स देखें, तो या तो वो किसान है या तो वो एमएसएमई है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो धंधा कम हो ही रहा है क्योंकि खरीदने वाले कम हो चुके हैं। अगर एमएसएमई है तो एमएसएमई तो बहुत बुरा हाल है। जब से इंटरेस्ट रेट बढ़े और ग्लोबल डिमांड कम हुआ है तो उनका तो बहुत ही कम बचने के चांस रह गए हैं। और तीसरा बच गया किसान। तो दोनों तरफ से मार पड़ी है। ये टाइम बारिश लेट आई और जब आई तब कमौसमी आई, तो उसकी वजह से किसान की तो बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें से ग्रामीण व्यवस्था को तो बहुत नुकसान हुआ ही है। लेकिन जो हाई इनकम है, जिनके पास खूब पैसा है, तो उनके सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनकी आय बढ़ जाती है या उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो आदमी 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है तो उसको इन्फ्लेशन 10% हो, 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 50 लाख भी होगा, वो सोचेगा नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा मध्यम वर्ग की बात करता हूँ जिनको इम्पैक्ट आता है इनफैक्ट इन्फ्लेशन का। एक तरफ महंगाई बढ़ी, दूसरा ये हुआ कि कोविड के बाद जो पेंटअप जो रुकी हुई डिमांड थी वो कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखी। अब वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही, क्योंकि हाई बेस है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो महंगाई बढ़ी है, चीज़ें महंगी हुई हैं, उससे भी लोगों ने अपनी खपत यानी जो कंजम्पशन है उस पर कहीं ना कहीं अपना हाथ रोका है। तो हम एक सिक्लिकल कंजम्पशन स्लो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह से ले ऑफ हो रहे हैं टेक सेक्टर में, जो नौकरियां जा रही हैं, अभी हाल में भी फेसबुक ने भी, मेटा ने भी बोला है कि 10,000 और नौकरियां वो छटनी करेंगे लोगों की। तो ये जो कंजम्पशन नौकरियों की वजह से भी रुकता हुआ दिखेगा, महंगाई भी बढ़ रही है, पेंटअप डिमांड है, जो बेस इफेक्ट है, इन सबको मिला के ये जो पूरा कंजम्पशन स्लो डाउन के जो सिक्लिकल इम्पैक्ट में हम आते हुए दिख रहे हैं, ये कितना चिंताजनक और कितना लंबा खिंच सकता है, और ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो लोगों नौकरियों से निकाला जा रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, ले-ऑफ्स तो रियलिटी है ही है। और हम टेक कंपनीज़ की बात करें, लेकिन हमको देखना चाहिए हमारे एमएसएमई को भी, क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा नौकरी देता है। उसमें भी अगर हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर हम मार्जिन्स देखें, EBITDA मार्जिन्स, तो लगभग 18% से लेके 26% तक था। आज की तारीख में वो 5% से लेके 8% हो चुका है। तो इंटरेस्ट रेट तो 10% हो गया है। तो कैसे वो सर्विस करेंगे लोन्स को? तो अगर उनको सर्वाइव करना है तो या तो उनको कंपनी बंद करनी है, या लोगों को ले ऑफ करना है, या प्रोडक्शन आधा कर देना है। तो हमको एमएसएमई सेक्टर से एक बुलेट आ सकती है कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ सकती है। और इसको हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जो टेक्निकल जॉब्स वाले हैं उनको एटलीस्ट कम से कम अगर 6 महीना 8 महीने का पगार मिल जाता है ले ऑफ के समय पे, एक तो उनकी पगार हाई होती है, प्लस उनको कंपेंसेशन भी मिल जाता है, तो उनको इतनी मेरे ख्याल से चिंता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6-8 महीने में 10 महीने में उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एमएसएमई को नहीं मिलेगी। तो चिंता हमारी एमएसएमई को लेके है, ना कि टेक को लेके। टेक को ठीक है, हमारी कंजम्पशन डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन एमएसएमई से सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। तो इस तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, आपसे जो अभी तक मेरी बातचीत हुई, मैंने यही समझा है कि चाहे वो आम आदमी हो, मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, एमएसएमई की आप बात करें, या कॉरपोरेट हो, जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हैं, सबके लिए दिक्कत की बात है। सबकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से आपने अभी कहा भी कि ये जो आरबीआई ने टूल अपनाया है, जो रेपो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, शायद ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड साइड। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये जो रेपो रेट बढ़ने का सिलसिला है आरबीआई की ओर से, कब आपको थमता हुआ दिखता है? क्या ऑलरेडी ओवर हो चुका है, या 1 या 2 और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेपो रेट हाइक्स? मेरे हिसाब से
ऑलरेडी आरबीआई को स्टॉप कर देना चाहिए था। फरवरी में उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक नंबर आया जिसकी वजह से उन्होंने फिर से इंक्रीज़ किया है रेट। मैक्सिमम मेरे ख्याल से और एक इंक्रीज़ आएगा 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन अक्टूबर 2023 उसमें हमको ये दिखेगा कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। और वैसी फाइनेंशियल कंडीशन, वैसी डोमेस्टिक कंडीशन आ जाएगी कि जबकि इन्फ्लेशन चाहे हाई भी हो, आरबीआई को कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट के बारे में करना पड़ेगा। मैं सर आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमने देखा था जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था उससे पहले बैंकों ने डिपॉजिट की दरें बढ़ाना शुरू कर दी थी। और अब जब हम बातचीत कर रहे हैं तो दो बैंक ऑलरेडी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने 31 मार्च तक किया था, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिन्होंने अपनी रेपो रेट जो लेंडिंग दरें हैं 8.6 से 8.4% कर दी है। तो क्या इस चीज़ का ये अंदाज़ा है कि जो भले ही आरबीआई एक या दो बार रेपो रेट बढ़ाए, बैंकों की ओर से ये जो लेंडिंग रेट्स बढ़ने का सिलसिला है, चाहे वो होम लोन या कार लोन की दरें हैं, वो ख़त्म हो चुका है? नहीं, देखिए अगेन दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि नए लोन के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो ये नए क्योंकि डिमांड नहीं है तो डिमांड क्रिएट करने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, लेकिन आपकी क्या ट्रीटमेंट है जिसने आपसे ऑलरेडी पैसा ले चुका है, क्या उसकी रेट आपने कम की? तो आप देखेंगे कि अगर हम वो जब सवाल बैंक से पूछते हैं तो हमको ये कि नहीं भैया वो तो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं तो उसकी तो हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है कि नए ग्राहक को लेके आए, बाकी एग्जिस्टिंग को कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा अगर ग्लोबल पिक्चर की बात करें तो हमने देखा है जो एसवीबी, जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला पूरा क्राइसिस हुआ है, इसको लेकर डिबेट अब ये चल रही है कि क्या ये लेमन क्राइसिस की जैसा संकट है जैसा हमने 2008 में देखा था। हालांकि उस समय यूएस की सरकार ने बैंकों को सपोर्ट नहीं किया था। इस बार तो प्रोएक्टिवली हम देख रहे हैं कि सारे रेगुलेटर्स की ओर से, सरकार की ओर से भी पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो सुरक्षित है, ऐसी बातचीत कही जा रही है। और क्या इसका जो इम्पैक्ट है, जो रिपरकशंस हैं, वो इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन स्टार्टअप्स पे भी आ सकते हैं? देखिए वो थी एक्चुअली यूएस क्राइसिस, और यूएस ने उसको बना दिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक नाम बना दिया कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो सेंटिमेंट के हिसाब से सबको लगा कि हमें भी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो क्या इंडिया में कोई तकलीफ आई? कोई तकलीफ नहीं आई। क्या इंडिया का जीडीपी कम हुआ? बिल्कुल कम नहीं हुआ। हाँ, सेंटिमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि भाई जो कुछ हमारी अच्छी बैंकें हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, वो सारी बैंकों के क्रेडिट स्प्रेड सडनली 12% हो गए, जो 2% के आसपास से सडनली 12% हो गए। तो उनके नज़रिए में ये क्रेडिट रिस्क बढ़ गया। तो यहाँ पे थोड़े बहुत उन्होंने मतलब मीडिया के हिसाब से मार्केटिंग कर दी कि भाई इंडियन बैंक्स भी ट्रबल में है। तो थोड़ी बहुत रन ऑन द बैंक्स हुई थी जो आरबीआई ने आके बिल्कुल स्टॉप कर दी थी, और हमें बहुत ही अच्छा जीडीपी ग्रोथ मिला था, बैंक क्रेडिट ग्रोथ मिला था। हम तो बिल्कुल उसे अलिप्त थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ नाम का था यूएस एंड यूरोप फाइनेंशियल क्राइसिस। इस वक्त भी मेरे हिसाब से एसवीबी का एक्सपोजर इंडिया में क्या है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, जबकि हमारी बैलेंस शीट ही लगभग 2 लाख करोड़ की है। तो ये तो मतलब चवन्नी का हिसाब हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, सेंटीमेंट के हिसाब से अगर हम ये बात करें कि भाई कुछ होगा तो शायद कुछ हो भी जावे। बाकी फाइनेंशियली एक्चुअल नंबर के हिसाब से ना कुछ लेना देना है और ना ही कुछ डरने का हिसाब है। बैंक सिक्योर्ड है हमारे? बिल्कुल सिक्योर्ड है। हमारा आज की तारीख में कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही बढ़िया है, और हमारे जितने भी लॉसेस थे मार्क टू मार्केट के हिसाब से इंडियन बैंक्स की बुक्स में आ चुके हैं। ऐसा नहीं, हमारे जो रेगुलेटर्स, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आरबीआई को मैंने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन बेस्ट सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही प्रोएक्टिव है, बहुत ही प्रैग्मेटिक है। और जब हेल्थ की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है बैंकिंग सिस्टम की, मेरे ख्याल से कमांडो एक्शन आरबीआई बहुत बड़ी तरीके से लेता है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी बैंकिंग सेक्टर को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। चलिए, जब आप बैंकिंग सेक्टर को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो एक थोड़ा कॉन्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। वो इस तरह से है कि होम लोन की दरें ऑलमोस्ट 9.5-10% के आसपास टच कर रही हैं। लेऑफ्स की बात हमने ऑलरेडी करी ही है, किस तरह से इम्पैक्ट होता है वो दिख रहा है। और मैक्रो क्राइसिस जैसी सिचुएशन तो है ही है, क्योंकि हमारी अगर महंगाई ज़्यादा है, लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लघु उद्योग में दिक्कत आ रही है, लोगों की चीज़ें खरीदने की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है फिर आगे चलते हुए बैंकों के फिर से एक सिक्लिकल, हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सल की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक समय हमने देखा था कि बैंकों के जो एनपीएस हैं वो कम होते हुए दिखे थे। तो बैंकों के एनपीए कम होना यानी कि उनकी प्रोविजनिंग कम हुई, उससे उनके मुनाफे बढ़ते हुए दिखे। रिकॉर्ड लेवल्स पे उन्होंने अपने मुनाफे जो पोस्ट हैं वो लास्ट क्वार्टर में किए हैं। लेकिन अब जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, क्या ये जो गोल्डन ईरा या गोल्डन पीरियड है बैंकों का,
क्या आपको ऐसा तो नहीं कोई अंदेशा है कि ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, फिर से एनपीए बढ़ने की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? देखिए, उस वक्त जब बैंकों के एनपीएस बढ़ रहे थे तो हमारे जो गवर्नर्स थे और डेप्यूटी गवर्नर्स थे वो सारे इंपोर्टेड मटेरियल थे, वो हिंदुस्तानी नहीं थे। ना तो इंडिया के साथ उनका कुछ लेना देना था, ना तो इंडिया के बारे में उनको कुछ पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली मर जावे। बचने के बदले आप उसको ऑक्सीजन देने के बदले जो ऑक्सीजन का पाइप था वही निकाल दिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, आपके एनपीए न्यूमरेटर में आता है और नीचे की बाजू आपका एसेट बेस आता है। उन्होंने कहा कि आप लेंडिंग बंद कर दीजिए। तो अगर आप लेंडिंग बंद कर देते हैं, लोन बुक कम हो जाएगी, लोन बुक कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा आपके एनपीए अपने आप बढ़ते जाएंगे और परसेंटेज ऑफ योर लोन बुक, और कभी कम होने का कोई चांस नहीं बचेगा। तो ये तो एक मतलब साजिश के जैसा हो गया था। जो मतलब नए लोन आपने देने बंद कर दिए और जो आपके एनपीए थे वो एज अ परसेंटेज ऑफ योर लोन बुक इतने लोन आपने दिए हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली रिपेमेंट तो हो ही रही थी। आपकी हर एक लोन की रिप तो आपकी एसेट बुक कम हो जा रही थी, एनपीए उधर का उधर ही खड़ा था या थोड़ा बढ़ रहा था। तो परसेंटेज के हिसाब से आपको लगा कि आप ट्रबल में आ गए हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि एनपीएस कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एनपीए की रिकवरी बहुत खूबसूरत हो गई या ऐसा कुछ हो गया, नहीं, हमारी एसेट बेस बढ़ गई है, लोन बुक बढ़ रही है, मतलब लोन डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो एनपीएस वही है, एनपीएस वही नहीं है, रिकवरी हुई है, लेकिन इतनी भी फिनोमिनल रिकवरी नहीं हुई कि जितना दिख रहा है आंकड़ों में, परसेंटेज में। तो अगर हमको देखिए, एनपीए तो होगा, एनपीए बढ़ेगा एमएसएमई और पर्सनल लोन्स में, चाहे हाउसिंग हो, व्हीकल हो, पर्सनल हो, क्रेडिट कार्ड हो, थोड़े बहुत एनपीए तो बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे हिंदुस्तानी गवर्नर हैं तो शायद वो अमेरिकन अप्रोच करके एसेट बेस को बढ़ाना बंद ना करें, क्योंकि ये एक ही उपाय है, आप एसेट बेस बढ़ा दीजिए और कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप बच जाएंगे। 2008, 9, 10 में हमारे हिंदुस्तानी गवर्नर ने यही किया था। बैंकों ने क्रेडिट इतना बढ़ा दिया कि एनपीए का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया था। तो ये तो स्ट्रैटेजी और प्रैग्मेटिज्म की बात है। तो वो एरा अलग था जब हमारे इम्पोर्टेड गवर्नर्स ने बैंकों की बहुत बुरी परिस्थिति कर दी थी। ठीक है, चलो ये तो सर हमने सारी जो मैक्रो पिक्चर है, जो इकोनॉमी की स्थिति है, उसके ऊपर पूरी बातचीत कर ली। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि अब ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है जिसमें आप इन्फ्लेशनरी सिनेरियो कह लीजिए या फिर बढ़ती ब्याज दरें जो हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि शायद बाकी है 1-2 रेट हाइक्स होना आरबीआई की ओर से, तो ऐसे माहौल में क्या अपना जो पैसा लोगों ने लगा रखा है, इक्विटी में लगा रखा है, क्या उसे डेट में शिफ्ट कर देना चाहिए? यानी जहाँ से ब्याज आता है, जो कर्ज वाले जो एवेन्यूज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं, वहाँ पे डालना चाहिए, या आपको लगता है कि रिस्क बढ़ेगा, गोल्ड में जाना चाहिए? अभी फ़िलहाल के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को एक आम आदमी को अप्रोच करना चाहिए, वो बताइए। देखिए, सबके लिए एक फार्मूला नहीं होगा। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे ज़िंदगी में ध्येय क्या है, अगर हम किस एज के ऊपर खड़े, क्या हमारी उम्र है, उसके हिसाब से हमारी उम्र, हमारा ध्येय और हमारी फैमिली की कंडीशन देख के हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमको क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर हम मान लीजिए कि यंग है और हमको लगता है कि अगर हमको ज़्यादा पढ़ाई की अभी नहीं करना है, एमबीए नहीं बनना, सीए नहीं बनना, तो मैं फ़िक्स्ड इनकम में भी डाल सकता हूँ जो थोड़ी बहुत मेरी कमाई, या शेयर मार्केट में डाल सकता हूँ। लेकिन अगर हम मिडिल एज है, 30-35 इयर्स के, घर में लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, शादी करनी है, उनको एजुकेशन देना है, तो देखिए हिंदुस्तान में शादी के टाइम गोल्ड तो देते ही है, ये तो हमारी ट्रेडिशन है। और क्यों देते थे, वो हमारा उस वक्त का इंश्योरेंस था हमारे बच्चों के लिए। अगर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो गोल्ड सबसे इजीली बिकता है। आपके गली के छोर पे बैंक पैसा देगा, उसके पहले आपको ज्वेलर पैसा दे देता है मार्केट के हिसाब से। तो लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है, तो वो इंश्योरेंस भी था। उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम थी। तो ये एक फाइनेंशियल सेविंग है गोल्ड, और उसको अनप्रोडक्टिव कह के जो एसेट क्लास बताते हैं कुछ लोग, वो गलत है। क्योंकि आप देखिए कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो ज्वेलरी ऐसे ही तो नहीं बनती, और शॉप भी इतने सारे लगे पड़े हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो गोल्ड आपको देखना चाहिए आपकी फैमिली की परिस्थिति को देख के। अगर आप रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं, आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो आपके पास काफ़ी सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं आज की तारीख में। जैसे कि आरबीआई आज की तारीख में एक रिटेल जीसेक प्लेटफॉर्म बना चुका है। तो आप आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे जाके 5,000 रुपये से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ 10 साल की सिक्योरिटी मिलती है, 20 साल की मिलती है, 30 साल की मिलती है। वैसे ही अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना हो
तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके पास बॉन्ड के पोर्टफोलियोज है, काफ़ी सारे बॉन्ड पोर्टफोलियोज है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट और भी ज़्यादा है लेकिन पैसा शॉर्ट टर्म है तो आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग के आज की तारीख में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप या तो फिजिकली गोल्ड ले सकते हैं, या उतना पैसा नहीं है एक साथ में 5,000 रुपये नहीं है तो डिजी गोल्ड के भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप 100 रुपये का गोल्ड ले सकते हैं, 200 रुपया 500 रुपये का गोल्ड भी ले सकते हैं। तो ऑप्शंस अभी काफ़ी सारे हैं। थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा अपने ध्येय क्या है ज़िंदगी का, हमारी फैमिली की सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में हमको क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग करें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी शक्यता है अभी। मिस्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय निकाला, मनी9 से बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।